जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 25 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत। तो दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई है। उन्होंने भारत के चीफ जस्टिस के रूप में वी.आर. गवई का स्थान लिया है। यानी अभी तक CJI कौन थे? वी.आर. गवई जी। अब कौन हो गए हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो गए हैं। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहेगा, जब वे अपनी 65 साल की आयु पूरी कर लेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले में हुआ था। दोस्तों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण मामलों में भी सुनवाई की है, जैसे अनुच्छेद 370 का जो मामला था उसमें, और पेगासस स्पाईवेयर केस में भी उन्होंने सुनवाई की है। भारत के अगले 4 मुख्य न्यायाधीश डिस्कस करते हैं। तो 54वें कौन बनेंगे? जस्टिस विक्रमनाथ। मतलब 7 फरवरी 2027 से 3 फरवरी 2027 तक ये रहेंगे। फिर 55वें नंबर के बनेंगे वी नागरत्ना। ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं 2027 में। 56वें बनेंगे PS नरसिम्हा। 57वें नंबर के बनेंगे JB पारदीवाला। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। नई दिल्ली में ये स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की जो स्वीकृत संख्या है वो है 34। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हरिलाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन कब हुआ है? तो 24 नवंबर 2025 को उनका निधन हुआ है। तो मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। वे 89 वर्ष के थे। 8 दिसंबर 2025 को वो अपना 90वां जन्म दिवस मनाने वाले थे, लेकिन उससे पहले 24 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई है। उनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1935 को। उनका जन्म पंजाब के नसराली गांव में हुआ था। उन्हें ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता था। ये जरूर आप याद रखिएगा कि ही मैन ऑफ इंडियन सिनेमा किसे कहा जाता था? धर्मेंद्र को कहा जाता था। उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। उनकी जो प्रमुख फिल्में हैं जैसे फूल और पत्थर, शोले, धर्मवीर, सीता और गीता, दोस्त, प्रतिज्ञा, जुगनू, ये सभी इनकी प्रमुख फिल्में हैं। इनकी आखिरी फिल्म है 21, जो कि 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लें। हाल ही में हुए निधन डिस्कस करते हैं। तो सालूमर्दा थिमक्का का निधन हुआ है, जो कि एक पर्यावरणविद थी। सिरिकित का निधन हुआ है, ये थाईलैंड की राजमाता थी। भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे जी का निधन हुआ है। तोमोची मुरायामा, ये जापान के पूर्व PM थे, इनका निधन हुआ है। डॉक्टर S.L. भैरप्पा का निधन हुआ है, जो कि कन्नड़ साहित्यकार थे। अच्युत पोतदार का निधन हुआ है, ये वरिष्ठ अभिनेता थे। बॉब सिम्पसन का निधन हुआ है, ये पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच थे। ला गणेशन का निधन हुआ है, ये नागालैंड के गवर्नर थे। वेस पेस का निधन हुआ है, ये महान हॉकी खिलाड़ी थे भारत के। पाल मलिक जी का निधन हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS माहे का निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो 24 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना में INS माहे को शामिल किया गया है और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। यह माहे श्रेणी का पहला एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट है। इसका कमीशन
जो किया गया है वो मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में किया गया है। इसमें 80% जो सामग्री है वो इंडिजीनियस है, यानी स्वदेशी है। इसका नाम मालाबार तट के ऐतिहासिक शहर माहे पर रखा गया है। इसके क्रेस्ट पर उर्मी तलवार बनी है जो चपलता, सटीकता और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जो उर्मी तलवार है ये कलारी पयट्टू की लचीली तलवार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को पोलियो फ्री घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश को WHO के द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया है। हालांकि इंडोनेशिया को इससे पहले 2014 में पोलियो फ्री घोषित किया गया था, लेकिन 2022 में फिर से यहाँ पर पोलियो के मामले देखे गए थे, जिसके कारण इंडोनेशिया का ये दर्जा समाप्त हो गया था। अब फिर से दोस्तों इंडोनेशिया को WHO के द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया है। अब 2022 में ये जो वहाँ पर मामले देखे गए थे, ये क्यों देखे गए थे? क्योंकि वहाँ पर जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो कम हो रहा था। इसके अलावा जो धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी जो भ्रांतियाँ थीं उसके कारण भी वहाँ पर प्रकोप देखने को मिला था। अब जून 2024 से इंडोनेशिया में बच्चों में या फिर वहाँ के एनवायरनमेंट में कोई भी पोलियो का वायरस नहीं पाया गया है, इसलिए अब फिर से इंडोनेशिया को पोलियो फ्री घोषित किया गया है। पोलियो की अगर हम बात करें तो यह पोलियो वायरस के कारण फैलता है। मुख्य रूप से इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। पोलियो की अगर गंभीर स्थिति होती है तो इसमें पैरालाइसिस हो सकता है। पोलियो का कोई स्थायी इलाज नहीं है। वैक्सीनेशन के द्वारा इसे रोका जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐसे देश हैं जहां पर आज भी पोलियो है और बहुत बड़े स्तर पर है। भारत को 2014 में WHO के द्वारा पोलियो फ्री घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदीप प्रधान को। तो भारत सरकार ने संदीप प्रधान को सेबी का नया पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। इससे पहले वो पुणे में आयकर महानिदेशक के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, संदीप प्रधान का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा। इस नियुक्ति के बाद सेबी में अब कुल 3 पूर्णकालिक सदस्य हो गए हैं, अमरजीत सिंह, कमलेश चंद्र वार्ष्णेय और संदीप प्रधान। तो संदीप प्रधान की अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। सेबी की बात करें तो इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, शॉर्ट में से सेबी या फिर इंग्लिश में से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोला जाता है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं तुहिन कांत पांडे। इसका जो मुख्य काम होता है वो है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार का विकास करना और उसे नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 किस राज्य में शुरू हुए हैं? आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान में। तो दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का जो आयोजन है ये 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान में किया जाएगा। इसमें लगभग 5000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 230 से अधिक यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हो रही हैं। 24 खेल स्पर्धाएं इसमें शामिल की जाएंगी। दोस्तों, इसमें जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी ये जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर में आयोजित की जाएंगी। पहली बार कैनोइंग, काइकिंग, साइकिलिंग और बीच वॉलीबॉल को भी शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो पहली बार ये गेम्स 2020 में आयोजित किए गए थे। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या साई और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय मिलकर इसका आयोजन करते हैं। दोस्तों, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाते हैं इसमें यूनिवर्सिटी के जो खिलाड़ी होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। और इन खेलों का उद्देश्य है विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों को अवसर देना। देखिए, 2025 में जो खेलो इंडिया से संबंधित गेम्स हुए हैं उनके विजेता डिस्कस करते हैं। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 हुए हैं, बिहार में हुए थे, पटना, गया, राजगीर में। कुछ प्रतियोगिताएं दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसका विजेता महाराष्ट्र था, यानी टॉप पर मेडल टैली में कौन था? महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 लेह और गुलमर्ग में हुए थे। भारतीय सेना टॉप पर रही है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 घोगला बीच द्वीप में हुए थे, मणिपुर टॉप पर रहा है।
खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, हरियाणा टॉप पर रहा है। अब देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में टॉप पर कौन रहता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में UNOCHA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय या UNOCHA ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो इन आंकड़ों के अनुसार जो UAE है ये वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदाता है, यानी कि ये लोगों की मदद करने वाला देश है। तो दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसने लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की है। तो UAE ने इस वर्ष 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता दी है। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन है, तीसरे स्थान पर कौन है? UAE। कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक डिस्कस करते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर अमेरिका है, जबकि चौथे पर भारत है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत 52वें, नीदरलैंड टॉप पर। 2025 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 123 देशों में 102वें स्थान पर है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर, भारत 85वें नंबर पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें, पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है। NIRF रैंकिंग 2025 में पहला स्थान IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड पहले और भारत 115वें स्थान पर है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान महाराष्ट्र को हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, खान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत की है, यानी कि वहां पर जो चूना पत्थर है उसकी नीलामी की गई है, अब उसकी माइनिंग की जाएगी। ठीक है, तो यह नीलामी जम्मू कश्मीर के खनन क्षेत्र को डेवलप करने और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई है। अगर हम लाइम स्टोन या चूना पत्थर की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्यों में किया जाता है। अब ये जो नीलामी हुई है इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में माइनिंग होगी, तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो राजधानी इसकी श्रीनगर और जम्मू है। उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उमर अब्दुल्ला यहाँ के CM है और ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव 2025 किस राज्य में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव हाल ही में शुरू हुआ है 21 नवंबर को, और ये 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, यानी 10 दिनों तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल, वहां पर किया जा रहा है। इस महोत्सव का नाम मणिपुर के दुर्लभ और विलुप्त संगाई हिरण के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के स्टैचू भी वहाँ पर लगाए गए हैं। मणिपुर की अगर हम बात करें तो इम्फाल इसकी राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं है और राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। विधानसभा की 60, राज्यसभा की 1, लोकसभा की यहाँ पर 2 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और यहाँ पर एक प्रमुख झील है जिसका नाम है लोकटक झील। ठीक है, मणिपुर की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव भी डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन में कितनी वैश्विक पहलें पेश की हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों, जोहान्सबर्ग में जो कि साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पर अभी G20 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर भारत ने 6 नई वैश्विक पहलें पेश की हैं, जिनका उद्देश्य है हेल्थ और इसके अलावा कौशल विकास और पर्यावरणीय स्थिरता और जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना। तो भारत के द्वारा जो 6 पहलें पेश की गई हैं उनमें पहली है ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी की। तो इसमें जो पारंपरिक ज्ञान है वो साझा किया जाएगा। दूसरी पहल है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर प्रोग्राम की। तो इसमें आने वाले 10 वर्षों में अफ्रीका में 10 लाख प्रशिक्षित ट्रेनर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
दोस्तों जो तीसरी पहल है वो है ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम की। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आपातकाल के समय जो स्वास्थ्य संकट पैदा होता है ऐसे में एक दूसरे की मदद की जाएगी। और चौथी पहल है ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ पहल। तो जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं और उनको रोकने के लिए ये पहल शुरू की गई है। और पांचवी पहल है ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप की। तो इसमें जो सैटेलाइट डेटा है उसको साझा करने का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आपदा प्रबंधन और विकास योजनाओं में मदद ली जाएगी जो सैटेलाइट का डाटा है। और जो छठी पहल है वो है क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव की। तो इसमें महत्वपूर्ण खनिजों के पुनः उपयोग और स्थायी खनन को बढ़ावा देने की योजना बनाई गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 6 पहलें शुरू की गई हैं या पेश की गई हैं भारत के द्वारा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज वाला एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जी फाउंडेशन बैच है ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो इन सभी को प्राप्त कर लें। और राजा गुप्ता सर के बैच को ज्वाइन करने के लिए NOV 600 कूपन कोड यूज करना है तो इसमें छूट मिल जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है। GKGS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिल जाएगा तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जोहान्सबर्ग में। पहला ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंडिया। भारत में 4 नई श्रम संहिताएं कब से लागू हुई? 21 नवंबर। रामकृष्ण मिशन का पहला पूर्वोत्तर कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? सोहरा। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड जीते हैं? 9। देश का पहला इंडस्ट्री मेड PSLV किसने तैयार किया है? HAL और L&T कंपनी ने। NCC ने 23 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 78वां। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? लक्ष्य सेन। CAG कहाँ वित्तीय लेखा परीक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रहा है? हैदराबाद। नेशनल वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो इसके वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। और इसका पूरा प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड का है। आकार है इसका त्रिकोणीय। राज्यसभा की सीटें इसमें 384 हैं। लोकसभा की सीटें 888। संसद की कुल सीटें 1272। लागत है लगभग 1200 करोड़ रुपए की। पुराना संसद भवन को अब क्या कहा जाएगा? संविधान सदन। राज्यसभा की थीम है कमल, लोकसभा की थीम है मोर। और 3 द्वार हैं इसमें, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। संसद भवन निर्मित क्षेत्र है 64,500 वर्ग मीटर का और इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। तो इससे रिलेटेड फैक्ट भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको भी आप नोट कर लें। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मोहन चरण मांझी किस राज्य के CM है? तो वो है ओडिशा के। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ओडिशा बताया है। दोस्तों आप लोगों से एक शिकायत भी है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? तभी आपको इसका फ़ायदा मिल सकेगा। बाकी आज आपसे क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर को किसने डिजाइन किया है? यानी कि जो अयोध्या का राम मंदिर है भगवान श्री राम का, उसको किसने डिजाइन किया है? ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PDF, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। GKGS की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी तो इन सभी को आप प्राप्त कर लें। और 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो इन सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं।